बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। कोई एक मीडियन तलाशना होगा जिसमें 8 लाख को नीचे लाना पड़ेगा और 2.5 लाख को थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा। तो धर साहब, यहाँ पर चूंकि ईडब्ल्यूएस में अब पूरी डेफिनेशन अलग है, वहां पर किस तरह से इनकम को जोड़ना है, पूरी फैमिली को इंक्लूड करना है, साथ में उसमें यह भी है कि अदर इनकम्स भी जुड़ती है ना, कि जो इनकम को जोड़ने का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इनकम टैक्स में आप उसको अलग ढंग से देखते हैं, और जो कोहली साहब कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल के लिए रहता है और यहाँ एक कलेक्टिव है। बट अब ठीक है, याचिका लगी है तो लगी है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे ये बताती है कि क्या हम क्या डिफाइन करें। जब हमें डिफाइन करना है कि हमें रिजर्वेशन की तरफ जाना है या कुछ और भी, जहां तक मुझे अंदाजा है तो जो ओबीसी रिजर्वेशन होता है उसमें भी एक जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है कि वहां भी ये सीमा 8 लाख ही है शायद, कि 8 लाख के ऊपर जो है उसे आप क्रीमी लेयर मानेंगे। और मैं आपको बता दूं सर जी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के तहत, अब मैं बताता हूं इसमें भी विडंबना कैसी है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ओबीसी को नियरली आरक्षण जो है वो 27% है, लेकिन जो भी SC ST हैं और ओबीसी हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं मिलते हैं। बनस्पत की अपन को 10% कोटा भी दे दो, जैसे पहला मल्टीपल अटेम्प्ट वो दे नहीं सकते, दूसरा एज की रिलैक्सेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिल नहीं सकती, कट ऑफ लोअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये भी आ रहा है तो कम से कम कट ऑफ के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई प्रावधान कर दिया जाए या अलग सेटअप बनाए। अगर आप इस पे भी देखें ओबीसी SC और ST के अगर मैं आंकड़े रखूं 2020-21 और 19-20 के, तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में IIT जिसमें बॉम्बे भी आते हैं, IIT और IIM के अंदर, IIT के अंदर मैं नंबर लूं तो 82% सीटें PhD स्कॉलर्स की खाली थी, 80% 1920 में थी। सिमिलरली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 61 एंड 62% सीटें वैकेंट थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन रखी है, इंप्लीमेंट भी हो रही है, लेकिन काफी जगह पे वो फिल भी नहीं हो रही है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि 80% लोग IIT में फ्रॉम SC ST नहीं जा रहे हैं और उनको हालांकि पूरे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वहीं पे अगर एक जनरल कैटेगरी का है लड़का या लड़की हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके और वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। इसमें एक वीकर पॉइंट है, जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब गणना करते हैं या जब हम रूल्स डिफाइन करते हैं, उसमें जो थोड़ा सा एक पेन पॉइंट आता है वो आता है कि जो लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग आपकी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। अब चक्कर यह है कि अगर हम भारत के हिसाब से कैलकुलेट करें इनकम बेस्ड ऑन 5 एकड़, वो कह रहे हैं अगर 5 एकड़ है, भले वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी 5 एकड़ है तो कमा कितना रहे हो। टेक्निकली हिंदुस्तान में 1 एकड़ पे जो केरला के लोग हैं वो हिंदुस्तान में नियरली औसतन 50 या 55 हजार रुपया पर एकड़ कमाया जाता है। अगर उस हिसाब से देखें तो वैसे ही 8 लाख की इनकम नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लाख की इनकम हो भी जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी के किसानों को देखें, जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड प्रदेश है, जनसंख्या और सबसे बड़ी जमीन जहां पे है, जहां पे पॉपुलेशन और खेती बाड़ी है, वहां उनको 31,000 रुपया कम मिलता है एज ए MSP एज कंपेयर टू फार्मर्स जो कि केरल में है। ये रिसेंट रिपोर्ट आई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अब वही एक पेन पॉइंट है, क्योंकि जो ये एग्रीकल्चरल लैंड वाला जो क्राइटेरिया आता है कि किसी के पास अगर 5 एकड़ है, जरूरी नहीं है कि उसकी इनकम 5 एकड़ रखी है। अगर मेरे पास 5 एकड़ के बियाबान पड़े हुए हैं तो मेरी इनकम जस्टिफाई नहीं करेगी, लेकिन मेरे को वो फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बनस्पत की मैं जनरल कैटेगरी में। राइट। और